Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learning and tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे भाई और बहनों, कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे। क्या एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख दीजिए इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या हलचल, क्या हलचल, क्या हलचल। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांशी, तेजस, शिखा, खुशबू, सचिता, श्रेया, राहुल, आकिब, फरहान, सूर्यांश, वीरू, पूजा, उज्ज्वला, ऋषभ, फैजा, अंशिका, सोनम, कार्तिकेय, रुपिंदर, मिशेल, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। कामना करता हूं कि अभी तक आपको सारी चीजों के पीछे रीजन मिल रहे होंगे, लॉजिक मिल रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में चर्चा होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इंट्रोडक्शन को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जाना था और समझा था। उसी से रिलेटेड दो और प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उसको डिराइव भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे यहां पर मेरे दोस्तों इन दो चीजों के बारे में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे को ज्वाइन नहीं करा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी सुनील भैया। एंड आज हम बात करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बॉइलिंग क्या होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। आज तक आपको ये इतनी क्लियर पिक्चर शायद ही मिली हो। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा, फिर फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट समझाऊंगा, एंड देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझाऊंगा। इनके कर्व्स, इनके एक्सप्रेशन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है? क्या होता है सुनील भी हमारा कर्तव्य? अरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क को डिस्कस करते हैं, गृह कार्य का डिस्कशन करते हैं। तो कामना करता हूं सभी ने यहां पर गृह कार्य कर लिया होगा, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अगर है ना कंप्यूटर से देख रहे होते हैं तो उनको वॉइस में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। अभी भी इशू आ रहा है वॉइस में, ठीक है। कुछ बच्चों को आएगा, लो वॉइस का इशू आ रहा होगा, क्योंकि आप है ना कंप्यूटर में देख रहे होंगे। ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया कि कंप्यूटर में देख रहे हैं। अब इसके पीछे का एक टेक साइड क्या है वो तो हमारी टीम ही बता पाएगी, कौन सा बैंड वहां पर मिसिंग है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं आइडिया इस चीज के बारे में। तो विल ट्राई, है ना। चलो, ऑल राइट। तो होमवर्क में मैंने आपको ये सवाल दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, कि आपको इस सवाल को आंसर लिखना है। इसका आंसर देखिए मैं आपको लिखकर यहां पर मैं लेके आया हूं। अब हमने यहां पे क्या पूछा सवाल का, व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन शोज द पॉजिटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? राउट्स लॉ से। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास सिर्फ इथेनॉल 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 होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्ड को टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर यहां पर इथेनॉल में हमने एसीटोन मिक्स कर दिया है तो इथेनॉल और एसीटोन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इथेनॉल इथेनॉल से वीकर है, तो आसानी से बॉन्ड टूटेगा और ये जल्दी से उड़ जाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना हम राउट्स लॉ से बता रहे होंगे उससे ज्यादा प्रेशर यहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी है, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, ठीक है, but it gets disrupted when acetone is mixed with ethanol. The interaction between ethanol and acetone molecules is also hydrogen bonding but weaker than ethanol. तो ये वीकर होने की वजह से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर जो आपके सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, जितना आपने राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई आपको। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, एसीटोन एसीटोन के अगर बारे में बात करें तो यहां पर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसी एसीटोन के अंदर अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं तो अब एसीटोन एसीटोन की जगह एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में इंटरेक्शन होगा, और ये कहीं ना कहीं एक वीकर इंटरेक्शन है जिसकी वजह से बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ये वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इट बिकम्स वीकर व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज मिक्स्ड विद एसीटोन। तो इन दोनों ही केसेस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा ज्यादा होगा एज कैलकुलेटेड बाय द राउट्स लॉ।
तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो हमने कैलकुलेट किया है राउट्स लॉ से। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। यानी पहले क्या थे, पहले अगर मैं इथेनॉल इथेनॉल की बात करूं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थे, लेकिन जैसे एसीटोन डाल दिया तो इथेनॉल और एसीटोन के बीच में एक वीक बॉन्ड बन गया है, वो आसानी से टूट जाएगा, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा सोल्यूशन का एज कंपेयर टू जो हमने राउट्स लॉ से कैलकुलेट किया। दैट्स इट, सिंपल। ये लास्ट क्लास में समझाया था, इसको आंसर के फॉर्मेट में दे दिया। इसको और छोटा करना है, इसका एक काम करना, इतनी सी इमेज काटना, इसकी नोट्स को डाउनलोड करके इमेज कट करना, चैट जीपीटी में डालना, बोलना और छोटा कर दे, इसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर देगा वो। आर्ट है, उससे आप सीख जाओगे छोटा कैसे करना है आंसर को। ठीक है, चलो अब ये वाले सवाल का आंसर मुझे कोई बताएगा। सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का सवाल है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर का सवाल है। ठीक है, जल्दी मुझे बता दीजिए इसका आंसर आपका कितना आया था, फटाफट से बता दीजिए। चैप्टर मेरे दोस्तों अगले वीक के अंदर, मतलब इस वीक में एक क्लास हमारी और होगी, है ना, उसके अगले वीक में एक और होगी, तो टोटल दो क्लासेस, 3 क्लासेस और है, 10 के बाद 3 और, तो टोटल मैंने 13 क्लास ली थी। 13 क्लास में मैं चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करने का आपको बोला था, और खत्म कर दूंगा 100%। 180 भाई साहब, क्या बात है, बहुत खतरनाक, हमारे टावर टावरी हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली जो चीज है वो मैंने लास्ट क्लास में डिराइव करवाई है, उससे रिलेटेड है, ये इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, देखिए सबसे पहला कितना कम हुआ है, तो P0 A, ये प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाता है हमारे वॉलेटाइल सॉल्वेंट का। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट होता तो उसका वेपर प्रेशर होता P0 A, लेकिन क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो घट गया है, और वो हो गया है कितना, PA। तो इतना तो लोअर हो गया है हमारा वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में लोअर हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में लोअर हुआ है। तो P0 A माइनस PA अपॉन P0 A इट इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा वेट, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये मैंने लास्ट क्लास में बढ़िया तरीके से आपको डिराइव करके सिखाया है। आप लास्ट क्लास को देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से सभी को याद आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि हाँ सुनील भैया ने ये बात हमको लास्ट क्लास में सिखाई थी। दिस वाज क्लियर टू अस इन दी लास्ट क्लास। क्लियर है, क्लियर है जी सुनील भैया, 100% यहां पर ये बात क्लियर है। वैल्यूज पुट कीजिए दोस्तों, छोटा सा सवाल है, वैल्यूज पुट कीजिए। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये हो जाएगा यहां पर 10, हमारे पास ये वैल्यू हो गई है, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये वाली वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास है 200। पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास, कितना होता है मोलर मास, दैट इज 18 ग्राम्स पर मोल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, गिवन मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, 200 है। मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास, क्योंकि पानी के अंदर हमने घोला है ना, तो पानी हमारे पास सॉल्वेंट है भाई साहब, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमको, 200 ग्राम दे रखा है। पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। गिवन मास हो गया 10, ठीक है। उसके बाद हमको मोलर मास तो कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा x, ठीक है। P0 A माइनस PA, तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है, 32 है, तो ये हो जाएगा 32। अब 32 से कितना घटा है, 31.84 हो गया है, डिवाइडेड बाय 32। कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाले सवाल है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़े बेसिक सवाल है। तो भाई साहब ये 1 0 से 1 0 कटा, 2 की टेबल से 9 टाइम, 2 की टेबल से 10 टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सुनील भैया, ये 0.16 आ रहा है, इतना आ रहा है कि 6 हो जाएगा, तो 90 और 10, हाँ, तो ये 0.16 बटे में हमारे पास ये कितना है, 32 है, इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 9/10 इंटू एक्स हो जाएगा। x को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 32
अपॉन में 10 इंटू 0.16। इसके ये 2 पॉइंट उड़ाता हूं तो यहां पर आ जाएगा ऊपर हमारे पास 100। 16 दूनी 10 10 जा तो 9 2 जा 18 और 18 और 10 कितना होता है 180 होता है। मोलर मास होता है ग्राम्स पर मोल, यानी कि पर मोल का मास जो होता है वो इतना होता है। तो 180 ग्राम पर मोल हमारे पास आंसर आएगा। काम खत्म। ठीक है दोस्तों, इट्स ओम हियर। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आई होप सभी को यह बात यहां पर क्लियर हो रही है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है भाई साहब? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है कि पी नॉट ए माइनस पी ए, इतना तो कम हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में हुआ है। दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टाइम्स द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे 180 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? चलिए, ये आपको मैंने एआई से करने के लिए बोला था कि हाउ राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कि राउट्स लॉ जो है हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे है। क्या आपने सोचा इसके बारे में? कमेंट में कोई मेरे को बताएगा, कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता पाएगा कि सुनील भैया इसका आंसर मैं आपको दे सकता हूं? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? भाई जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही ना भाई, इससे बेसिक इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, सीधा वैल्यू पुट करने वाली बात है। ये बोल रहा है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी गिवन मास कितना है भाई साहब? 10 है। ये 10 मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है, ये x, लास्ट क्लास देख लेना राजा बेटा, इनटू मोलर मास पानी, पानी में घोला है ना भाई साहब 18, गिवन मास पानी का कितना है 200। यहां पर प्योर वाटर का प्रेशर कितना है? वेपर प्रेशर 32 है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये वेपर प्रेशर कितना हो गया? 31.84 हो गया। विद रेस्पेक्ट टू प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 32। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखो, अच्छा कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। यस, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मुझे नहीं पता आपने इसको किस तरीके से समझा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बताता हूं कि हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे है, राउट्स लॉ। अब सबसे पहले मैं एक बात करता हूं कि हेनरीज लॉ अप्लाई कब होता है। मेरे को बताओ हेनरीज लॉ कब अप्लाई होता है? सरल सी बात आपसे करता हूं, हेनरीज लॉ कब अप्लाई होता है? सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, हेनरीज लॉ तब अप्लाई होता है जब हमारे पास एक गैस को हम एक लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे होते हैं, तब हम यहां पर हेनरी लॉ की बारे में चर्चा करते हैं। तो हेनरी लॉ यहां पर क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर लिक्विड या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो गैस डिसॉल्व करेगी, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन या एक लिक्विड है, इसमें जितनी गैस डिसॉल्व करेगी ये डिपेंड करेगा कि उसका प्रेशर कितना है ना, कि उसका ऊपर प्रेशर कितना है। और उसकी सॉल्युबिलिटी को हम फिर मेजर करते थे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो हमारे पास क्या आ जाता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये हमने पहले डिराइव किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है लिक्विड में जितना गैस डिसॉल्व करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका ऊपर पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर एक गैस है तो सीधा गैस के प्रेशर की बात करेंगे, एक से ज्यादा गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करते। क्लियर कर चुका हूं मैं ये बात। तो हेनरीज लॉ इस पे अप्लाई होता है ना। लेकिन यहां पर एक केस आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक सोल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब सुनील भैया लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन पे तो हेनरीज लॉ अप्लाई ही नहीं होता। अरे मेरे भाई आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब मैं यहां क्या मानता हूं कि लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में एक लिक्विड जो है ये कंप्लीटली वॉलेटाइल है या एक्सेसिव वॉलेटाइल है, एक्सेसिवली वॉलेटाइल है। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन है लेकिन उसमें एक कंपोनेंट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि ये सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स टू गैस, तो भाई साहब ये तो फिर से आपका क्या बन गया? गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बन गया। अच्छा, और गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बन गया तो इसके लिए हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? आपके पास एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, आपने इनको मिक्स कर दिया, लेकिन इसमें से एक लिक्विड ऐसा है जो कह रहा भाई मैं तो पूरा उड़ जाऊंगा, मैं तो पूरा वेपर बन जाऊंगा। तो भाई साहब ये पूरा उड़ गया तो सीधा का सीधा गैस बन गया पूरा का पूरा।
अब पूरा गैस बन गया, तो अगेन ये क्या है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। गैस ऊपर जाएगी तो कुछ मॉलिक्यूल्स फिर से भिड़ेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व होंगे, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चलता रहेगा। मानते हैं आप? बिल्कुल। अब इसके लिए हमारे पास हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये एक्सप्रेशन होगा। पर मेरे प्यारे सुनील भैया, इस पर्टिकुलर चीज पे तो राउट्स लॉ भी अप्लाई हो जाता है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे तो राउट्स लॉ भी एप्लीकेबल है। राउट्स लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल। हाँ या ना? अपने दिल से मुझे एक बात बताएं, आप अपने दिल पर रखकर पत्थर मुझे एक बात बताएं कि क्या यह बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो भाई साहब, अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डाला और एक पूरा उड़ गया, तो राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा उसके लिए? तो राउट्स महाराज का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कहेगा कि भाई साहब, मान लीजिए कि आपका वेपर प्रेशर पीए है, कि आप कन्वर्ट हो गए होंगे, वहां पर आप कन्वर्ट हो गए होंगे। अब आप एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसे वेपर प्रेशर कहेंगे, पर ये जो वेपर प्रेशर आपका होगा ऑब्वियसली कम होगा जब सिर्फ एक प्योर लिक्विड हो, यानी कि ये लिक्विड अकेला होगा तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा जब अपन ने दो को मिक्स किया हुआ है। इतने तो आप समझदार हैं अब। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा पी नॉट ए टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या यहां पे ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे? सुनील भैया, यहां पे तो ये दोनों प्रेशर्स क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना? अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां पे ये दोनों एक ही बात कर रहे होंगे। प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट, ये प्रेशर तो सेम ही होंगे ना? अरे सेम प्रेशर की बात हो रही होगी ना? तो P इज इक्वल्स टू पीए होगा, ये और ये बराबर होंगे। साथ ही साथ जो आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो सेम। अरे यार, ये लेफ्ट वाली वैल्यू जो है सेम है, तो ये राइट वाली वैल्यूज जो होंगी वो भी क्या होंगी? ऑब्वियसली सेम होंगी। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो सेम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि यहां पर जो कांस्टेंट्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये इसका स्पेशल केस बनता है। हेनरीज लॉ तो इस पे भी अप्लाई होता है और इस पे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन राउट्स लॉ सिर्फ यहीं पे अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राउट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये ऐसे बना। आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं। आप एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको ये बात रिलेटेबल लगने लगेगी। एनसीईआरटी खोल के पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको मेरी बात एकदम दिल से रिलेटेबल लगेगी। सुनील भैया यार मजा आ गया यार। तो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन वेयर दिस लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड पूरी तरीके से वॉलेटाइल है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बनाया। तो यहां पे हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। और राउट्स लॉ भी लिक्विड इन लिक्विड पे एप्लीकेबल होता है कि भाई एक भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो भैया राउट्स लॉ तो लग जाएगा। तो राउट्स लॉ यहां पर वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए ये होगा। तो यहां पर जो ये वेपर प्रेशर्स की हम बात कर रहे होंगे, ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये लेफ्ट साइड वाली चीज इक्वल है, मोल फ्रैक्शन इक्वल है, तो यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप एक काम कीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार। आपको मजा ना आ जाए तो मुझे बताना, एक बार आप पढ़ो उसको, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने के बाद आंख बंद करके इमेजिन भी किया करो कि अच्छा लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन है, एक लिक्विड खतरनाक वॉलेटाइल है कि उड़ के वेपर बना लेगा। अच्छा वेपर बना लेगा। हेनरी लॉ कहता है कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है, तो ये जो प्रेशर यहां पर लगा रहा होगा, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस इन द सोल्यूशन। अच्छा राउट लॉ क्या कहता है कि यहां पर ये उड़ के गया है तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा जब इक्विलिब्रियम आ गया है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर इन प्योर्स, जब वो प्योर होगा तब, टाइम्स द मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो यहां पर ये वैल्यूज क्या होंगी? पूरी तरीके से सेम चीज को आप डिफाइन कर रहे हो, आप सेम ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, ये होगा। ठीक है, चलो अब आप इसको चुपचाप एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, आपको मेरी बात एकदम खतरनाक रिलेटेबल लगने लगेगी। वरना चैट जीपीटी पे जाके एक बार और पढ़ना, आपको और मजा आएगा। मैंने आपके लिए बहुत सरल बना दिया ये। आए भैया लिख दो फटाफट से एक बार, है ना?
आए भैया लिख दो कि सुनील भैया ये होमवर्क वाली जो चीजें थी हमें सारी की सारी समझ में आ गई हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बिना लेक्चर लास्ट देखे इस लेक्चर को मत देखिए, सब ऊपर से जाएगा। आए भैया का नारा लगा दीजिए एकदम फटाफट से, आए लगा दीजिए बढ़िया से, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सुनील भैया? हमें इस चीज पे इतना कंफ्यूजन है कि ये क्लियर ही नहीं होता। मैं क्लियर करता हूं कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। आप लोग पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे बना के रखोगे, मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता, अब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी है। तो यहां पर मैं एक टर्म सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं और उसको मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, पीएटीएम। ध्यान से सुनना, पीएटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं कामना करता हूं कि इसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी, नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें आर्गन है, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर रेस्ट गैसेस है। इन गैसेस का एक मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। पर ये एटमॉस्फेयर क्या हम पे कोई प्रेशर लगाता है क्या? 110% आप पे एक प्रेशर लगाता है। बताओ कैसे? अरे ग्रेविटी इसको खींचती है ना, सारी गैसेस को ग्रेविटी खींचती है, तो ये आपका ऊपर आके भिड़ते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपसे भिड़ते हैं। तो भैया फील क्यों नहीं होते? आपकी बॉडी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाती है, इसलिए फील नहीं होता। ये ऐसे भिड़ रहे हैं। तो ये जो एयर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको धरती गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ये आके हमसे ऐसे भिड़ते हैं, ये ऐसे भिड़ते हैं, हमसे आके भिड़ते हैं। तो हमारी बॉडी के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर इन तीनों केसेस में मैं यहां पे लिखता हूं पीएटीएम, यहां पे लिखता हूं पीएटीएम, और यहां पर लिखता हूं पीएटीएम, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या बात है सुनील भैया, इतनी बात तो हमारी बुद्धि में बैठ गई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी बात दिमाग में बैठनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर भी यहां पर प्रेशर लगा रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको 2 मिनट के लिए बंद करते हैं। पूरा फोकस मेरे को यहां चाहिए, इसलिए बंद कर रहा हूं। पूरा फोकस मेरे सारे दोस्तों का, मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे होना चाहिए कि सुनील भैया क्या बोल रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भिड़ रहा है, भिड़ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, इवेपोरेशन क्या होता है? तो आप कहते हैं इवेपोरेशन का मतलब होता है सुनील भैया, कोई भी लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाए और सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट। इवेपोरेशन में सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से देखिए, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं सिर्फ ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, जाकर चेक कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई थी आपको इवेपोरेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सुनील भैया यहां पर वेपर प्रेशर को हम इस तरीके से समझते हैं कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, यहां मैं मान लेता हूं कि ये जो लिक्विड है, ये मान लीजिए मेरा पानी है, ठीक है। ये लिक्विड को जो मैं समझ रहा हूं यहां पर, वो बेसिकली मेरे पास क्या है, वाटर है। दैट लिक्विड इज बेसिकली वाटर, ठीक। तो पानी हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या लगाएगा, एक वेपर प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? एक वेपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। क्या लगाएगा? एक वेपर प्रेशर लगाएगा। तो ऊपर से हवा के मॉलिक्यूल्स आके इस पे भिड़ रहे होंगे, जैसे मेरी बॉडी पे ऊपर से हवा के मॉलिक्यूल्स आके भिड़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यहां से पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, उन पे प्रेशर लगा रहे होंगे। उसको मैं मान लेता हूं वेपर प्रेशर मान लेता हूं, तो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से। पहले केस में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा,
कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM जो है दैट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर, यानी कि P0 ऑफ H2O। समझ गए आप? यानी कि जो वेपर प्रेशर यहां पर पानी की वेपर्स लगा रही होंगी ऊपर की डायरेक्शन में, वो कहीं ना कहीं कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब ये प्रेशर एक तरीके से आपका दबाव है, ये एक तरीके से आपके ऊपर दबाव है, एक वजन आपके ऊपर रख दिया, 1 2 3 ऐसे वजन है। तो यहां से जो पानी है वो उड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता। बोल रहा भाई साहब ऊपर से इतना भारी वजन आ रहा है PATM का कि हम लोग उठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। ये एक तरीके से कह रहे हैं भैया हम उठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। तो इसलिए सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो भाग जाते हैं, ये हुआ इवेपोरेशन में। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को एक चीज समझ में आई कि सरफेस के पार्टिकल्स इसीलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो मैं क्या दिमाग लगाता हूं, मैं नीचे से इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूं, मैं नीचे से इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूं, मैं पानी को गर्म करना स्टार्ट करता हूं। जैसे ही मैं पानी को गर्म करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इससे कितने बच्चों को रिलेटेबल लग रहा है? मैं पानी को गर्म करूंगा, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अब हम क्या कह सकते हैं, यहां पर अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो P0 H2O है, P0 H2O है, जो वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। लेकिन स्टिल यहां पर भी हमारे पास क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी ज्यादा है पानी के वेपर प्रेशर से। ठीक, मैं इसको इतना हीट करता जा रहा हूं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, 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 और अब मैं एक ऐसे टेम्परेचर पर लेकर आ गया हूं जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है। यानी कि यहां से जो वेपर प्रेशर लग रहा था कि ये जो लिक्विड ये वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा था और ऊपर से जो एटमॉस्फेयर से वेपर प्रेशर लग रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर आपको पता है क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना, ये वाला जो है ये P0 H2O और PATM बराबर हो जाते हैं। फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों मान लीजिए बराबर हो गए। अब आता है मजा, जब ये बराबर हो जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा हो तो आप देखना नीचे से बबल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। आपने इस बात को नोट किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, ये बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। बबल्स किस चीज के हैं? ये बेसिकली बबल्स हैं, यानी कि इनके अंदर हमारे पास वाटर वेपर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पूरा बल्क ऑफ द लिक्विड इन्वॉल्व होता है, बल्क ऑफ लिक्विड इज इन्वॉल्व, बल्क ऑफ लिक्विड इज इन्वॉल्व। जब आप पानी को उबलता हुआ देखेंगे ना मेरे दोस्तों, तो आपको पता है क्या दिखेगा, नीचे से बबल्स बन के ऊपर आ रहे हैं और सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर का जो वेपर प्रेशर है यहां पे बराबर है। तो सुनील भाई यहां पे बबल्स क्यों नहीं बन रहे थे, यहां पे बबल्स क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि ये ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा था, ये यहां पे बबल्स को क्रिएट होने नहीं दे रहा था। यानी यहां से पानी नहीं उड़ सकता, यहां से नहीं उड़ सकता, सिर्फ सरफेस से उड़ सकता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ चुका है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, एक ऐसा टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है ना, या एक हम कह सकते हैं ऐसा वेपर प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कि ये पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर बराबर है। तो यहां से बबल्स बनेंगे और ऊपर जाएंगे। इस बबल्स को पहले फोड़ दे रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स को फोड़ देता है। यानी एक ऐसा वजन है जो इसके ऊपर पड़ा है जिसकी वजह से जो यहां से पानी है वो उड़ नहीं पाता। इधर वाला पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उड़ नहीं पाता। लेकिन यहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अब बराबर हो गया है। क्यों हुआ ये बराबर? क्योंकि हम जैसे जैसे हीट करते जाएंगे, आपको मैंने बताया अगर आप हीट करेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी यहां पर मॉलिक्यूल्स की बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ओवरकम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फटाफट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि यहां पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। आपको यह बात पता है कि नहीं पता है मेरे दोस्तों? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा कि वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग हीट करते जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वेपर बन रही है। तो यहां से जो नीचे से लगने वाला प्रेशर है ऊपर से लगने वाले प्रेशर के बराबर हो गया है। तो अब यहां से पानी के अंदर बबल्स बनेंगे और ढक ढक करके ऊपर जाएंगे। पानी को उबलता हुआ देखा है कभी, नीचे से बबल्स आते हैं, ठक करके ऊपर फूट जाते हैं। यही है बॉइलिंग। तो ये जिस टेम्परेचर पे होता है इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जब एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगाए जाने वाले वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये जिस टेम्परेचर पे होता है इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे को इतना बताइए। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे वजन ज्यादा है, यहां वजन ज्यादा है, तो भैया नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, सिर्फ सरफेस वाले कन्वर्ट हो रहे हैं। वेपर प्रेशर कम है, लेकिन अगर मैं इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब इसके द्वारा लगाए जाने वाले वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब यहां से पानी वाटर वेपर यानी कि छोटे छोटे बबल्स बनके फूटेगा, ऊपर जाएगा। बबल्स बनते हुए दिखेंगे आपको बॉइलिंग के दौरान। नीचे से बबल बन रहा है, ऊपर जा रहा है, बबल बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा। यहां पे सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो रही नहीं हो रही बात। अब ये जिस टेम्परेचर पे होता है इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस फिनोमिना को बॉइलिंग कहते हैं। ये बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस है। यहां पे सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, यहां पे पूरा का पूरा पानी इन्वॉल्व है उड़ने में, चाहे नीचे का हो चाहे बीच का हो, कहीं का भी उड़ रहे हैं। यहां पर इनको दबाया जा रहा था तो सिर्फ सरफेस वाले बोले कि भैया हमारी काइनेटिक एनर्जी आई, हम निकल जाते हैं। नीचे वाले दब रहे थे अभी भी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये वेपर प्रेशर्स दोनों बराबर हो चुके हैं, तो नीचे वाले बोल रहे हैं आप किससे दबेंगे भैया, बबल बनाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, अब हम किसी से नहीं दबेंगे। तो सीधा ये बबल्स ऊपर आएंगे ठक करके, सीधा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाटर वेपर ही तो है। आपको क्या लग रहा है इसके अंदर क्या है, ये वाटर वेपर ही तो है। ये जो बबूले बन जाते हैं, इन बबूलों में वाटर की वेपर होती है, वही होती है जो ऊपर की तरफ आती है। समझ गया मेरी बात। ये होता है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए थोड़े ताबड़तोड़ सवाल लगाता हूं। ये थोड़ा सा हैवी सवाल है, तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वालों को कह रहा हूं। पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया मजा आएगा। सुनिए सुनील भैया, वी हैव स्टडीड दैट एन इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट एट द बॉइलिंग पॉइंट between the liquid and vapor phase. It means a liquid can never be completely converted to vapor. कहने का तात्पर्य यह है, बॉइलिंग पॉइंट में हम कहते हैं कि लिक्विड और वेपर फेज में, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स यहां से पानी के वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर से वापस पानी में आ रहे होंगे। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब तो कभी भी कोई लिक्विड पूरी तरीके से गैस बन ही नहीं सकता। सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट को क्लास 11 के इक्विलिब्रियम में हमने डिफाइन करा था कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और वेपर फेज को एग्जिस्ट करे, यानी जिस स्पीड से लिक्विड वेपर बन रहा है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्पीड से पानी वेपर बन रहा है उसी स्पीड से वेपर पानी बन रही होगी। तो इस हिसाब से तो कभी भी हम पानी को गर्म करें तो वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा ही नहीं है। सुनील भैया ये तो बात गलत हो गई, हमने तो ये देखा है, हम घर पे हीट करते पूरा पानी उड़ जाता है। समझिए, दिमाग लगाइए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम की बात हम तब करेंगे जब क्लोज्ड कंटेनर हो, बात खत्म। क्लोज्ड कंटेनर हो, अगर आप क्लोज्ड कंटेनर की बात करेंगे तो आप इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे कि यहां से लिक्विड वेपर बन रहा है और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेट्स बराबर हो गए। मैं इसकी छत तोड़ देता हूं, मैं इसकी छत को क्या करता हूं, तोड़ देता हूं। तो अगर मैं ओपन कंटेनर की बात करूंगा तो पूरा लिक्विड वेपर बन जाएगा, बात खत्म। मैं इसकी छत को तोड़ देता हूं, अरे आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, छत ही तोड़ दी मैंने, पानी वेपर बना, उड़ गया हवा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के लिए दूध के अंदर थोड़ा पानी डालते हो। अब आज करके देखना, जब तुम दूध के अंदर पानी डालते हो और चाय बनाने के लिए उसके ऊपर प्लेट रखोगे तो क्या होगा ना, उसके प्लेट के ऊपर पानी दिखेगा तुमको,
क्योंकि पहले पानी इवेपोरेट हुआ होगा, इसके ऊपर जाके ठंडा होकर वेपर बन गया होगा। प्लेट हटा दोगे पूरा पानी उड़ जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो भाई साहब इक्विलिब्रियम की जब आप बात कर रहे होंगे तो क्लोज कंटेनर की बात होगी। आप क्लोज कंटेनर की टाट खोल दीजिए, पूरा पानी उड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आता है, अरे सुनील भैया कैसी बातें कर दी, टाट उड़ा दी, पूरा लिक्विड उड़ गया, पर फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करोगे? आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट वो टेंपरेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होता है हमारे पास, वो तो डेफिनेशन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। बताइए क्यों? वेपर प्रेशर की चर्चा हम कब करते हैं? जब हम क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो सुनील भैया ओपन कंटेनर में क्या वेपर प्रेशर वाली डेफिनेशन आएगी नहीं आएगी? ये एक और कंफ्यूजन आता है। वेपर प्रेशर तो क्लोज्ड कंटेनर में ही अप्लाई होता है ना, जब इक्विलिब्रियम की बात हो। आपने अगर खोखा खोल दिया तो फिर यहां पे क्या वेपर प्रेशर के बारे में हम चर्चा करेंगे? तो देखिए, जब यहां पर हमको लिखनी होती है डेफिनेशन तो हम ऐसे लिखते हैं, इन एन ओपन कंटेनर द टेम्परेचर एट विच, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड फॉर्म वेपर बबल्स थ्रू आउट द बल्क बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका कंटेनर की छत खुल जाए और आप किसी लिक्विड को गर्म करें और वो जो लिक्विड है वो बबल्स में कन्वर्ट, मतलब नीचे से बबल्स आ रहे हैं और वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होकर चला गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हमें वेपर प्रेशर टर्म यूज करना है या नहीं? तो इस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ गया और उसकी छत खुली है, ओपन कंटेनर है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि अगर नीचे बबल बन रहा हो तो उस बबल के अंदर का जो प्रेशर है और ऊपर से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बराबर है। वरना क्या होता है? वरना क्या होता है? वरना क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां बबल बन रहा है, इसके अंदर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा ना तो ये बबल बनेगा ही नहीं कभी, तो नीचे से मॉलिक्यूल्स कभी ऊपर उड़ेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे यहां होता है, कभी भी यहां आपको बबल बनता हुआ नहीं नजर आएगा क्योंकि ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो बबल बन ही नहीं सकता। तो हम ओपन कंटेनर में ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई साहब इन नीचे जो बबल्स बन रहे हैं उनके अंदर का जो वेपर प्रेशर है या उनके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है, इसीलिए बबल बन रहा है और ऊपर आ रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिंपल। सारे बच्चों को समझने की वाली बात जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कंटेंट था जो मैंने आपको यहां पर दिया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, चैट बंद करके पूरा रिवीजन एक बार फिर से कराता हूं। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया एक और बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पर मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिक्विड के नाम पर मैंने क्या उठाया है? इसमें लिक्विड के नाम पर मैंने उठाया है पानी। ठीक है, इसमें लिक्विड के नाम पे मैंने क्या उठाया? लिक्विड के नाम पे मैंने उठाया पानी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पढ़ा था क्योंकि उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगी तो फटाफट से कूद के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनके द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और ऊपर से जो इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लग रहा है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस है उनको ग्रेविटी खींचती है, तो मॉलिक्यूल्स हमसे भी भिड़ते हैं और बाकी सारी चीजों से भी भिड़ते हैं, तो वो एक फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहां पे लगने वाले वेपर प्रेशर से क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए कभी भी यहां से मॉलिक्यूल्स नहीं उड़ पाते। ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उठ ही नहीं पाते। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस पर्टिकुलर वाटर को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पानी का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर नीचे से पानी का जो वेपर प्रेशर है बराबर हो गया, तो अब यहां पे नीचे से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे और ये बबल्स क्या करेंगे? ऊपर तक जाएंगे और सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस बबल्स के अंदर क्या है? वाटर वेपर है, इसके अंदर पानी की वेपर बनी हुई है।
तो ये बबल फूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जो यहां से लग रहा है बराबर है, तो इसीलिए यहां से ये बबल उठेगा, ऊपर तक जाएगा और सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बॉइलिंग, कि पूरा का पूरा लिक्विड यहां पे कन्वर्ट होने के लिए तैयार बैठा है। यहां पे सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स वेपर बन रहे थे, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए तैयार बैठा है, इसे बॉइलिंग कहते हैं। तो ये जिस टेम्परेचर पे होती है वहां पर वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। फिर एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी कोई लिक्विड होगा वो कंप्लीटली वेपर बन ही नहीं पाएगा। जैसे पानी को अगर मैं गर्म करूं तो कभी भी वो वाटर वेपर पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। आप घर में खुले पतीले के अंदर पानी को गर्म कीजिए, पूरा का पूरा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, क्योंकि खुला कंटेनर है ना। तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में काम करता है, ओपन कंटेनर में नहीं करता। अगर आप ओपन कंटेनर में गर्म कर रहे हो, पूरा पानी उड़ के या पूरा लिक्विड उड़ के वेपर बन जाएगा। उसके बाद बच्चों के दिमाग में आता है कि वेपर प्रेशर टर्म यूज करना है क्या? अगर आप बोल रहे हो ओपन कंटेनर की बात करो तो वहां तो वेपर प्रेशर लगेगा नहीं, वेपर प्रेशर तो क्लोज कंटेनर की बात होती है। तो उस केस में हम बच्चों को यह डेफिनेशन बताते हैं कि ओपन कंटेनर में जब हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कि लिक्विड में, मान लीजिए उस लिक्विड का सबसे नीचे वाले हिस्से से भी वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बबल्स बन गए उसके, और वो बबल्स जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं और फिर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब वहां पर अगर नीचे बबल बन रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि बबल के अंदर का जो प्रेशर है और ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बराबर है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कैसा? क्या बोलते हैं इसके अंदर? द टेम्परेचर एट विच, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड फॉर्म वेपर बबल्स थ्रू आउट द बल्क, यानी पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर बबल्स बन के वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बबल्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए तो बबल फूट नहीं रहा है और बबल सस्टेन करता हुआ ऊपर तक जा रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है। Because the pressure inside the bubbles equals the atmospheric pressure, it is called as boiling point of liquid. अब ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट था, सारे बच्चों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए नहीं था। वैसे भी आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने बस इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर दिया इसको, दैट्स इट। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई साहब इवेपोरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं और बॉइलिंग में पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है। बबल्स बनते हैं और सीधा ऊपर जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। खत्म बात। बहुत ध्यान से ईमानदारी के साथ मैंने आपको ये बात बताई है, कामना करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन का मतलब समझ रहे हैं? एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, बढ़ना, यानी कहीं ना कहीं यहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सुनील भाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है? ये कैसी फालतू की बात आपने कह दी। अरे मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं, पहला इफेक्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा इफेक्ट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए इस चीज को समझना स्टार्ट करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास एक लिक्विड है जिसको मैं बोलता हूं क्या है? ये पानी है। ठीक है, ये पानी के सरफेस के आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल्स है। इसको ऐसे समझना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स वाटर की वेपर बनाते हैं, यानी कि कन्वर्ट होते हैं वेपर फॉर्म में। ठीक है, इनिशियली जिस स्पीड पे वाटर से वाटर वेपर बन रहा है वो तेज है, एज कंपेयर टू कि वाटर वेपर से वाटर बने वो स्पीड कम है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस स्पीड पे दोनों प्रोसेसेस की जो स्पीड है वो बराबर हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये वाटर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाले प्रेशर को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं P नॉट ऑफ H2, वेपर प्रेशर ड्यू टू ओनली वाटर, ये हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर यहां पर एक दिक्कत हो जाए, मैं क्या कर दूं? पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दूं, पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दूं, तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली कम हो जाएंगे। यहां पर अगर देखिए इतने सारे थे तो यहां पर क्या है? कुछ ही है।
क्योंकि कुछ जगह तो सॉल्यूट ने घेर रखी है। तो यहां पर रिलेटिवली क्या होने लगेगा, कम पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहां से उड़ के वेपर बनाएंगे, ठीक है ना, जिसको मैं वाटर वेपर ही बोल रहा हूं। और फिर कम, मतलब दोनों प्रोसेसेस जो होंगे वो कम ही हो रहे होंगे, इसके कंपैरिजन में कम हो रहे होंगे, क्योंकि यहां पे सरफेस पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स है दोस्तों वो क्या हो गए माफी चाहूंगा, सुनील भैया कम हो गए। तो कम पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, यहां से कम पानी के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं वापस सोल्यूशन में। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वेपर प्रेशर जो लगेगा दैट इज P ऑफ H2O। डन है सुनील भी, अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू शुगर। अब शुगर क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो इसकी वजह से जो होगा वो होगा जीरो। यहां पर जितना भी वेपर प्रेशर ड्यू टू सोल्यूशन है दैट इज इक्वल्स टू वाटर, यानी कि सारा का सारा क्या होगा, पानी उड़ रहा है तो जितना भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होगा। ये चीज लास्ट क्लास में भी समझाई थी, अभी फिर से मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, क्या ये P0H2O ज्यादा होगा? अरे ऑब्वियसली यहां पे सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल से ज्यादा उड़ेंगे, यहां पे सरफेस पे कम मॉलिक्यूल से कम उड़ेंगे। तो P0 ऑफ H2O इज ग्रेटर देन P ऑफ H2O। ये बात तो बिल्कुल 110% सही है। तो इसी चीज का कंक्लूजन निकलता है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है, ये डिक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर यहां पर जो वेपर प्रेशर ड्यू टू ओनली वाटर है वो ज्यादा होगा जब हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे शुगर प्लस वाटर का। इतनी बात से आप अलाइंड है कि नहीं कि यहां पे सिर्फ पानी उड़ रहा है तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और अगर हम सेम टेम्परेचर टी की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक एट द सेम टेम्परेचर टी, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम टेम्परेचर टी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर टी पे यहां पर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा कन्वर्ट होंगे, ज्यादा वाटर वेपर होगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यहां पे सरफेस पे कम पानी के मॉलिक्यूल थे, कुछ जगह शुगर ने घेर रखी तो शुगर तो उड़ेगी नहीं, पानी के मॉलिक्यूल उड़ेंगे। यहां पे 10 उड़ रहे थे, यहां पे 7 उड़ेंगे। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर है दैट डिक्रीजेस, इससे कंपैरिजन में कम होगा। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस शुगर पे डिपेंड करता है, ये तो जीरो होगा। तो यानी कि प्योरली डिपेंड कर रहा है वॉलेटाइल सॉल्वेंट पे। ऑब्वियसली क्या है, घट गया है। तो यहां पे अगर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिश्ता नाता है सुनील भैया, ये नहीं समझ में आ रहा। ये सबके दिमाग में रहता है, ये सबके दिमाग में रहता है, सारे दोस्तों के दिमाग में रह रहा होगा कि यार सुनील भैया एक चीज बताओ, इससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिश्ता है। मैं आपको समझाता हूं, दो तरीकों से समझाऊंगा। ये तो मेरा वे वन है, मैं इसको वे वन मानता हूं समझाने का, और दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दैट इज बेसिकली वे टू, ठीक है ना। दो तरीकों से मैं आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो सुनील भाई हमको एक बात तो समझ में आती है कि कुछ जगह यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारी घेरेंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस एट द लिक्विड सरफेस मेकिंग हार्डर फॉर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू एस्केप इनटू द वेपर फेज। दिल से एग्री करते हो? अगर सिर्फ लिक्विड होता तो ज्यादा उड़ता, लिक्विड के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने घेर रखी है तो वो उस जगह पे रुका हुआ है, वो सॉल्वेंट को उड़ने नहीं देगा, कम सॉल्वेंट उड़ेगा, है ना। तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का घटा कि नहीं घटा? बिल्कुल घट गया, वेपर प्रेशर तो घट गया। अब वेपर प्रेशर घटा है, इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है टी टेम्परेचर पे, इसका वेपर प्रेशर टी टेम्परेचर पे कम है। अब हमको हीट करेंगे, अगर मैं इसको हीट करूं और इसको हीट करूं, ध्यान से सुनना, सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम है।
हीट करना स्टार्ट करूंगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी हीट करूंगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इट बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर क्या क्या यहां से नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और यहां से लगने वाला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो क्या सेम टेम्परेचर पे बात हमको देखने के लिए मिलेगी क्या? नहीं। कैसे? सुनील भैया थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाइए, थोड़ा सा और समझाते हैं। पॉइंट यह है कि इसका वेपर प्रेशर घट चुका है, तो इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर टू बॉयल। ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है ना बॉयल होने के लिए। मान लो इसका वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है टेम्परेचर टी पे वो है 30 और इसकी जो वैल्यू है सेम टेम्परेचर पे वो है 15। ये 30 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है 70, ठीक है। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 30 और 70, 30 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 70 का डिफरेंस है। तो एक टेम्परेचर में मान लेता हूं टी डैश है, जहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये होगा क्या उसके बराबर? नहीं होगा, क्योंकि ये तो 15 था, इसकी जर्नी तो 15 से स्टार्ट हुई थी, इसकी जर्नी 30 से स्टार्ट हुई थी। तो 30 से 100 पे जाना और 15 से 100 पे जाना, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी ना। इसको ये कम टेम्परेचर में 30 से 100 पहुंचेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर में क्या करेगा? 15 से 100 पहुंचेगा। सुनील भैया थोड़ा सा अगर आप इसको ग्राफिकली समझाए तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको ग्राफिकली भी समझा देता हूं, आपको ऐसे नहीं समझ में, आप ग्राफिकली समझो, आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए चैट बंद करूंगा और फिर सारी बातें रिपीट करूंगा। आई विल रिपीट एवरीथिंग। बस 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहां पर मैं प्लॉट करता हूं मेरे टेम्परेचर टी को, जो कि हम यहां पे मेजर कर रहे हैं केल्विन्स में, और यहां पर मेरे पास क्या है? वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ठीक। और अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लें? चलिए जल्दी बताइए, फटाफट से सोचिए। पानी नहीं ले रहा, वैसे सोच रहा था पानी लूं, बट ठीक है। मान लीजिए मैं यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता हूं, कितना है ये मान लीजिए आपका 1 atm या 1.013 बार, ये आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बस 2 मिनट मेरी बात को अच्छे से सुनना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस पे जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो है हमारे पास पी नॉट। तो मैं मान लेता हूं ये कंपोनेंट ए है, तो मैं बोल देता हूं पी नॉट ए है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, ठीक। मैं क्या करता हूं, इस प्योर पानी को गर्म करना स्टार्ट करता हूं। ये लिक्विड मैंने यहां पर पानी लिया, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं जो कि वॉलेटाइल हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे पानी लिया, कोई भी एनी वॉलेटाइल सॉल्वेंट यू कैन टेक। मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूं, गर्म करूंगा, 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 टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। एक्सपोनेंशियली वेपर प्रेशर बढ़ेगा, 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 एक पॉइंट पे आके यहां पे आ जाएगा। यहां पे वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, टी टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट किया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, 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 और यहां पे आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यही हुआ था ना यहां पे? इधर बताइए, यहां पे यही हुआ था ना? जैसे हीट करते जाएंगे
वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जैसे जैसे हम लोग हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पे दोनों प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे। अग्री करते हैं मेरी बात से? ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो वेपर प्रेशर है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट पे आने के बाद बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अग्रीड, ठीक। ये तो हमारे पास हो गया जब सिर्फ हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हुआ, उसके लिए ये होगा। अब एक और देखते हैं, अगर इसके अंदर मान लीजिए ये मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट था, ये पानी था, इस पानी के अंदर अगर मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे घट जाएगा। अपने दिल से बताइए, अपने दिल से बताइए, सेम टेम्परेचर पे अगर मैंने इसमें चीनी डाल दी तो क्या इसका वेपर प्रेशर घटेगा? हाँ, 100% इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी यहां पर ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर घट रहा है, हां या ना? ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PA या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा आपने क्यों बोला? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से तो कोई भी यहां पर वेपर प्रेशर नहीं होगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए आप लिखिए या फिर सॉल्यूशन का लिखिए, एक ही बात है। ये घट गया है आपके प्योर कंपोनेंट से, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका भी वेपर प्रेशर धीरे 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 क्या होगा, इसका भी वेपर प्रेशर धीरे 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 बढ़ेगा 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 और एक पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्या बात है भैया, बढ़ गया? हाँ, यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या? ध्यान से देखिए, यहां पर जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर T टेम्परेचर पे ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना? ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 एंड दिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे बॉइलिंग होना स्टार्ट होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉइलिंग हैपेंस। क्यों? बिकॉज वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? अब सेम टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो घट गया है। अब इसको हीट करेंगे 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 करेंगे, यहां पे आने के बाद इसका जो ये वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सुनील भैया बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ा? अब देख मेरे राजा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ा, इसको प्लॉट करके नीचे लेके आते हैं हम लोग, ठीक है? और इसको प्लॉट करके नीचे लेके आते हैं हम लोग। ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके, ये इस टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, ये इस टेम्परेचर पे कर रहा है। सुनील भैया बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? अरे भाई साहब, यहां पे वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर चीज का वेपर प्रेशर बढ़ा और बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर बढ़ा एंड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जिस टेम्परेचर पे होता है इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा T0B और ये हमारे पास हो जाएगा TB, T0B और ये हो जाएगा TB। तो ये वाली चीज क्या हो गई? ये वाली चीज हो गई डेल्टा TB, यानी ये बताता है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, दैट इज दिस। ये देखो, इनिशियली जब अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो इतना होता, लेकिन अगर इसके अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, सेम टेम्परेचर पे घट गया ना, सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अग्री करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इस पॉइंट पे आने के बाद वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, ये डिफरेंस है।
तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ये लिख सकते हैं जी, 100% लिख सकते हैं। ये आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको मेरी बात यहां पर समझ में आई कि नहीं आई? मैं सिंपल यहां पर यह कहना चाहता हूं, सिर्फ पानी होता तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता, पानी के अंदर चीनी डाल दी तो वेपर प्रेशर घट गया है सॉल्यूशन का, ये जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट उड़ रहा है वो कम उड़ रहा है, इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब यहां पर अगर मैं इसको हीट करूं और यहां पर अगर मैं इसको हीट करूं तो इन दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस पे क्या होती है, बॉइलिंग होती है। सिमिलरली इसका भी जब हम इसको हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वहां पे बॉइलिंग हो जाएगी। लेकिन सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का घट जाता है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको बॉईल करने के लिए। कितना? इतना ज्यादा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी यहां पर अगर मान लीजिए 100 था, है ना, 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पर भी 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट था। इनिशियली यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो है 30, और यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो है 15। तो यहां से यहां पर लेकर जाने में और यहां से यहां पर लेकर जाने में हमको यहां पे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, यहां पे कम लगेगा। तो ये जितने चीज से बड़ा है इसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रही नहीं हो रही है बातें यार? सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ये कर्व आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बार सारे दोस्त आए भैया लगाना कि सुनील भाई ये बात समझ में आ गई, आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार आए भैया लगाना यार प्लीज, मुझे समझ में आएगा कि आपको आया कि नहीं आया। जल्दी से बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो फटाफट से। कर्व के माध्यम से आपको समझ में आया, ग्राफ के माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। क्लियर है भाई? एक बार स्पीड से आए भैया लगा दो जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी स्पीड से आपको चीजों को बढ़िया तरीके से समझते जाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पे वेपर प्रेशर है हमारे पास वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था, टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm 1.013 बार है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये है मेरा वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये वेपर प्रेशर घट जाएगा, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब यहां से अगर मैं क्या कर दूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और इस पॉइंट पर आकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जहां पर बॉइलिंग होने लगेगी। यहां से मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और इस पॉइंट पर आकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इनको अगर आप कॉरस्पॉन्डिंगली ड्रॉ करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है और ये यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है, ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है। तो ये जो बड़ा है दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या चीजें हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। आइए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। Experiments have shown that for dilute solutions, the elevation in the boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in the solution. क्या कहने का तात्पर्य है? देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो आपका एलिवेशन हो रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज डेल्टा टीबी, जो बड़ा है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी किसकी? सॉल्यूट की मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। सुनील भैया सॉल्यूट की मोलैलिटी की बात क्यों करी? अरे मेरे भाई यहां पे वेपर प्रेशर घटा क्यों? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ वेपर प्रेशर क्यों घटा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तुमने यहां पर घुसेड़ दिया, इसकी वजह से वेपर प्रेशर घटा ना। तो जितना तुम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते जाओगे उतना बॉइलिंग पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। तुम एक चम्मच और डाल दो और वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब यहां से वेपर प्रेशर घटा है, बॉइल कब करेगा? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो तुमको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते जाएंगे उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्वेंट को उबालने के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सुनील भैया एक बात बताइए, ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है?
ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है? अरे भाई, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो भैया जगह घेर के बैठे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स यानी जो सॉल्वेंट है उसको उड़ने नहीं दे रहे हैं। हम जितना ज्यादा हीट करेंगे ना उतना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो आपके लिक्विड से वेपर में जाएंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाने नहीं दे रहा है, तो उनसे छोड़ के, मतलब उनको छोड़ के कूद के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ गए? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो तीन तरीके इसको समझने के। तो सबसे पहले आपने डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्यों आया? बिकॉज मोलैलिटी क्यों आया? मोलैलिटी यहां पर इसलिए आया और मोलैरिटी नहीं आया बिकॉज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर while molarity changes with temperature। तो यहां पर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मोलैरिटी चेंज करेगी, इसलिए हम मोलैरिटी की बात नहीं कर रहे। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि यहां पे कंसंट्रेशन को आप मोलैलिटी में क्यों बता रहे हैं? तो इसीलिए बता रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसीलिए नहीं बता रहे, है ना। तो मोलैलिटी नहीं होती तो इसलिए मोलैलिटी के टर्म्स में बताया। तो अगर ये डेल्टा टीबी अगर हमारे पास है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? आपने जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा सॉल्यूशन का। सरल भाषा में इसको हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज केबी टाइम्स द एम, वेयर दिस केबी, व्हाट इज दिस केबी? दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? We call this as the boiling point elevation constant, या इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, या इसका तीसरा एक और नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आपके पास केबी है ये आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, या जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने की वजह से, यानी कि ना उड़ने वाले सॉल्यूट को डालने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट मेरा बड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना उसको डाला है। जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ज्यादा डालेंगे उतना आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा किसी भी चीज को उड़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? बॉयल कराने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एक और चम्मच डाल देते तो मान लेते यहां पर उसका वेपर प्रेशर और घट जाता, फिर और ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता, और ज्यादा टेम्परेचर पे वो जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो आएगा केबी टाइम्स एम। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की। ठीक है, अब इसी को अगर हम फर्दर आगे डिराइव करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आता है? डेल्टा टीबी क्या हमारे पास होता है? दैट इज बेसिकली टीबी माइनस ऑफ टी नॉट बी, है ना। ये कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। दैट इज फर्दर इक्वल्स टू केबी टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अग्री करते नहीं करते? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जी बिल्कुल, ये बात तो हम अग्री करते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा टीबी माइनस ऑफ टी नॉट बी, इट इज इक्वल्स टू के बी टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हो जाएगा। और सुनील भी अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, फिर ये हो जाएगा केबी टाइम्स वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट टाइम्स 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो वेट है ग्राम में दे रखा है तो 1000 आप इधर ऊपर लगा देंगे, ऑब्वियसली किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोग्राम में दे रखा है तो बढ़िया है। ये आपके पास क्या होगा, ग्राम होगा, और ये होगा ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये यूनिट आ जाएगी हमारे पास मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट आ जाएगी। बेसिक सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज है। मैंने क्या करा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन एंड दैट इज मोलल कंसंट्रेशन, यानी मोलैलिटी। इसको हटाया तो Kb टाइम्स m, दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। मोलैलिटी को मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकता हूं मैं वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं और आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सुनील भैया, बहुत बढ़िया वाली बात है। तो अब मुझे बताइए यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, फटाफट से। मैं सारी चीजें एक बार और अभी रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं एक चीज को 10 बार रिपीट करता हूं, मैं एक और बार रिपीट करूंगा। आप मुझे बस एक बार यूनिट के बारे में बता दो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी की यूनिट क्या होगी, केबी की यूनिट क्या होगी। गौरी कह रही है सर रुक जाओ, अरे बेटा ऐसे नहीं रुक सकते आप, ठीक है। ओ हो, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी टाइम्स द मोलैलिटी। इस बात पे तो अग्री करते हैं। तो केबी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। अब डेल्टा टीबी किसमें, यानी टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, बाय मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोल टाइम्स किलोग्राम इनवर्स। तो मोल टाइम्स किलोग्राम इनवर्स। अब इसको फर्दर लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो और ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मोल 1 माइनस। ये हमारे पास यूनिट आती है। बड़ा ही धीरे धीरे मैंने आपको ये बात बताई है, कामना करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है इंटरपंक्ट, क्या कहलाता है, इंटरपंक्ट, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को ही दिखाता है ये। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी टाइम्स द मोलैलिटी, केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी बाय मोलैलिटी। टेम्परेचर जो होता है केल्विन में मेजर होता है, मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, मोल्स पर किलोग्राम, यानी मोल किलोग्राम इनवर्स। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किलोग्राम तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा मोल इनवर्स, तो ये यूनिट आएगी, ठीक है। क्लियर है भाई, ऑल राइट सुनील भैया, डन है। इस चीज के बारे में बात करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वैसे आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, दिस इज मेजरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड्स में थोड़ा कम फोकस है इस पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया है। यूजुअली आपको केबी की जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास ये गिवन होगी, पर इनकेस अगर गिवन नहीं होती है तो फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, जहां पर आर हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, तो यहां पर जो मास है दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको ये बात अभी क्लियर करी थी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेजरली याद रखना है, अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर आपको ये वैल्यूज गिवन होगी तो आपको केबी निकालने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। आर टाइम्स m1 टाइम्स टीबी स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
तो ये सारी वैल्यूज गिवन होगी तो आप निकाल सकते हैं, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा आपके लिए। अब चलिए थोड़ा सा यहां पर एक रिकैप ले लेते हैं, एक फटाफट से हम लोग एक रिकैप पे चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। फिर से चैट को बंद करता हूं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो भी बच्चे को नहीं समझ में आया आपको समझ में आ जाएगा, बस एक बार मेरी बात को सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं मैं यहां पर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। मैं यहां मानता हूं कि मेरे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, जिसको मैंने ये बताया, ठीक है। ये पॉइंट होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट का है। क्लियर है बात जी। मैं आपको बोलता हूं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। सुनील भैया कैसे, जैसे ये देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर मेरा इंक्रीज करता है, 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 और एक पॉइंट पर आने के बाद ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं मान लीजिए एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूं तो सेम टेम्परेचर के ऊपर, ये देखिए सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम है इसका, क्योंकि अब यहां पर जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो कम उड़ रहा होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया होगा, तो ये कम उड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब यहां से अगर हम क्या करें, इसको हीट करना स्टार्ट करें तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? ये बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए बढ़ गया क्योंकि यहां पर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो एलिवेशन आया है, यानी कि जो बढ़ावट आई है बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी कि ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। बहुत बढ़िया। तो अब ये बोलता है यहां पर कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्वेंट, यानी कि जितना आपका एलिवेशन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है। जितना आप ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। अब कंसंट्रेशन मोलैलिटी में इसलिए बता रहे क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है। इसको हटाएंगे तो आएगा हमारे पास एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट या टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। अगर यहां पर इसका मास जो है वो ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी यूनिट हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी टाइम्स एम, तो केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपन मोलैलिटी। डेल्टा टीबी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में होगा, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम, यानी मोल किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। मोल किलोग्राम इनवर्स यहां लगा देंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाली पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली पावर -1 हो जाएगी, खत्म काम, ये यूनिट हो गई। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो फटाफट से अब देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर सवालों में क्या क्या पूछा गया, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। डिफाइन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। अगर आपको बोला कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना, उसकी यूनिट लिखनी है, तो क्या आप लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सुनील भैया, मैं यहां पर करता हूं डेल्टा टीबी इट इज इक्वल्स टू केवी टाइम्स दी मोलैलिटी। अगर मैं बोलता हूं मोलैलिटी जो है वो 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केवी। तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। काम खत्म। अगर हमारे पास मोलैलिटी में बोल देता हूं फॉर एग्जाम्पल 1 है,
अगर 1 मोलर सोल्यूशन में बना रहा हूं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम टाइम्स केल्विन टाइम्स किलोग्राम टाइम्स मोल इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, फटाफट से करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी करना भाई, एनर्जी लेके आ जाओ सारे के सारे। एक काम करो, थोड़ा सा मूड हो, एनर्जी लो और बैठो। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मूड होइए, ठीक है, कुछ पीना है तो पी लो और फिर बैठो। जल्दी 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 फटाफट भैया, मुंह धो लो। नींद आ रही है भैया, हमको तो नींद आ रही है। अरे आभार, नींद आ रही भाई साहब तो आंखों में पानी डालो भैया, आंखों में पानी डालोगे जिसको नींद आ रही, फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी दोस्तों फटाफट से करो। अभी देखो सिलेबस पीछे चला जाएगा, फिर रोगे कि अरे यार भैया यार सिलेबस पीछे जा रहा है यार, भैया यार हार्ट बीट तेज हो रही है। अब तेज अब करा रहा हूं तो करो, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं साइड बाय साइड एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, तुमको सब आसान लगेगा फिर। ठीक है, अभी देखो चलो सवाल तो कर लो एटलीस्ट, ये वाले सवाल कर लो। ठीक है, ये वाले सवाल कर लो एटलीस्ट, ये वाले सवाल कर लो। ठीक है, इतना तो कर लो, थोड़ा तो कर लो, है ना। आ जाओ, कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाओ। समझ गया, थक गए हो, समझ गया। पहला स्लॉट मेरे को लेना पड़ेगा भाई अब। चलो, when 1.5 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. Calculate the molar mass of solute when Kb of the benzene is this. अब क्या बोला है, कुछ समझ नहीं आया भैया, बता दीजिए। तो जब 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है 90 ग्राम बेंजीन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 353.23 से 353.93 केल्विन जा चुका है। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं भैया, हम ये लिखते हैं टीबी माइनस ऑफ टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी टाइम्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पे सॉल्वेंट जो है बेंजीन ग्राम में दे रखा है ना मास, ये देखिए बेंजीन ग्राम में दे रखा है मास, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने पूरा का पूरा यहां पे छाप दिया, कोई अंतर नहीं किया। अब देखिए टेम्परेचर 353.23 से लेके यहां तक गया है, तो ये हो जाएगा 353.93 जो कि एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है। कितना बड़ा है, -353.23, यानी कि यहां से यहां गया है, तो ये है डेल्टा टीबी, इतना बड़ा है, यहां से यहां गया है, इतना बड़ा है, इक्वल टू केबी कितना दे रखा है 2.52 इंटू 1.5 ग्राम गिवन है, तो यहां पर लगा दीजिए 1.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो x टाइम्स ये कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है, ये रहा 90। ठीक है, क्लियर है बात। चलो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 23 और 93 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या ये 0.70 आ रहा है क्या, जी बिल्कुल 0.70 आ रहा है। 0.70 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 90 कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, और ये 2.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 1000 को डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। 1000 नीचे कैसे आया, ये 2 और ये 1 डेसिमल उड़ा दिए। अब ध्यान से देखिए आप, 1000 से 1000 उड़ा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0, सॉरी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 9 जा 63 इज इक्वल्स टू 252 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है,
तो 3 2 जा, 3 1 जा, 3 जा 5, 21 1 जा 21, 2 जा, आंसर फाइनल आएगा 60 ग्राम पर मोल इसका आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आया इतना बताओ? यस, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल इज दी करेक्ट आंसर। ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल था, सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को कैलकुलेट करना है। इसी के जैसा एक और सवाल देखिए, सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. This solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make this solution? Kb for water is given. ये आपको Kb की वैल्यू गिवन है। कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? एंड करूं या आगे कराऊं? मेरे को दिल से बताओ। मैं तो करा दूंगा आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेरा तो मन है देखो कराने का। तुम बताओ क्या करना है? तुम थक गए हो तो आगे कराऊंगा अगली क्लास में, और करने का मन है तो बता दो। क्या मन है मेरे भाई? जल्दी बताओ, क्या मन है? करा दूं? करा दूं? चलो एक बार पोल कर लेते हैं। ए पे है यस और बी पे है नो, ठीक है। जिनसे नहीं हो पा रहा ना तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना, एक बार यस और नो कर दो, थम्स अप और थम्स डाउन कर दो फटाफट से। अगर करना है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। यस मतलब अप और नो मतलब डाउन। फटाफट थम्स अप थम्स डाउन कर दो फटाफट। हट रहा हूं मैं, फटाफट से बता दीजिए मुझे एक बार, जल्दी से मेरे को फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या है भैया। क्या बात है, 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 बहुत बढ़िया। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लूंगा। मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुमको परेशान करके नहीं पढ़ाना चाहता। मैं तो लेके आया हूं, मैं तो करा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? ठीक है, नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस। अरे भाई तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार। चलो स्टॉप पोल, शो रिजल्ट्स। 61% बच्चे कह रहे करा देते, 38 कह रहे। अब 38 वाले भाइयों प्लीज माफी चाहूंगा, करा देते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करा दूंगा, आ जाओ, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सोल्यूशन इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है टीबी माइनस ऑफ टी नॉट बी इज इक्वल्स टू के बी टाइम्स द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू, यहां पर हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 1 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये क्या किलोग्राम में दे रखा है? अ सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर, तो यानी कि वाटर यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। 500 ग्राम है, ग्राम में दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर 1000 होगा अगर इन ग्राम हो तो, ठीक है। छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनील भैया, दिस सोल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, यानी कि ये एलिवेटेड टेम्परेचर है। आप समझ पा रहे हैं? नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये वाला क्या है? दिस सोल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है। सिर्फ पानी होता तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, लेकिन उस पानी में आपने ग्लिसरॉल डाल दिया है, तो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना हो गया है? ये आपके पास हो गया है 100.42 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है? 100% यहां पर बड़ा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाना हो या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो क्या करते हैं? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो अगर इधर 100 ऐड कर देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 373.42 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 373.42 केल्विन हो जाएगा।
इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 373.42 माइनस 373। अब आप अगर डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस से माइनस करते तब भी 0.42 आता, केल्विन से करेंगे तब भी 0.42 आएगा। एक ही बात है, इतनी बेसिक मैथ्स आपको आती है। इट इज इक्वल्स टू केबी की वैल्यू कितनी है 0.512 मल्टीप्लाइड बाय कितना है भाई साहब, आपको ये निकालना है, वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ग्लिसरॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा, C3H8O3। सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए, C3H8O3। तो ये हो जाएगा 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 36 प्लस 8 प्लस 16 3 48। ठीक है, एक कार्बन के एटम का जो वजन होता है 12 होता है, 12 तिया 36 होता है, 36 प्लस 8 प्लस 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 2 ऊपर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 92 हो जाएगा। ये हो जाएगा 92 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 का ये कटेगा 2 टाइम्स, ये इसको कट करेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 46 हो गया। ये यहां पर ये हो जाएगा 0.42 इंटू 46, इट इज इक्वल्स टू 0.512 इंटू एक्स। ठीक है भाई साहब, क्लियर है। डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0, 0 से 0, एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 420, ये 10 इधर आ जाएगा 420 इंटू 46 बटे में 512 इक्वल टू एक्स। एग्जाम में आप चाहें तो यहां तक छोड़ के आ सकते हैं, आपका आधा नंबर कटेगा, नहीं तो आपको समय मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आएगा 37.31 ग्राम, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो आई भैया लगा दीजिए। देखिए मैंने कुछ भी बड़ी बात नहीं करी है, सिंपल जो फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन किया है। ये टेम्परेचर मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, केल्विन में कन्वर्ट किया, इसको इससे माइनस कर दिया। केबी की वैल्यू गिवन है, ये W गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1000 बाय 500। 500 कहां से आया भैया, ये गिवन है। ठीक है, सॉल्व किया 37.31 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो कोई बात नहीं, बहुत बच्चे परेशान हो रहे, कोई बात नहीं, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। समझ गया मैं, ठीक है, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया, थक गए हो, पहले फिजिक्स की क्लास करिए फिर केमिस्ट्री की क्लास करिए। मैं समझता हूं तुम थक जाते हो, तुम्हारी गलती नहीं है भाई। अब इतनी भारी पहले लंबी फिजिक्स की क्लास होगी फिर लंबी केमिस्ट्री क्लास होगी, इट बिकम्स हेक्टिक फॉर द स्टूडेंट्स। आई कैन ट्रूली रिलेट, मैं आपकी बात को समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली क्लास को लंबा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक क्लास तो लंबी करनी ही पड़ेगी दोस्तों, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, अगली क्लास में लंबा कर दूंगा क्लास को, है ना। मेरे को चाहिए था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज ही खत्म हो जाए, बट चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे। और क्या, आपको दुखी करके पढ़ाना नहीं चाहता मैं, आपको दुखी करके पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को बद्दुआ मिलेगी, और बद्दुआ मैं चाहता नहीं हूं जीवन में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपको कोई होमवर्क भी नहीं देता, बस खुश रहो, नो होमवर्क। आप अपने नोट्स बनाइए, बैकलॉग्स क्लियर कीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, डन है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बस आपको ये बोलूंगा कि आपके डीएचए में सवाल होंगे, उनको स्किप कर देना, मैं कमेंट भी कर दूंगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अगर सवाल आपको मिलते हैं तो प्लीज स्किप। ठीक है, समझ गया, अरे मैं समझता हूं भाई। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं, समझता नहीं? बिल्कुल समझता हूं यार, आई ट्रूली रिस्पेक्ट। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी लंबी लंबी क्लासेस, पहले स्कूल अटेंड करना फिर लंबी लंबी क्लासेस अटेंड करना होता है, क्या करें अब। स्कूल का काम था पढ़ाना। देखिए सत्य बताऊं तो आप ट्यूशन क्यों आ रहे हो, आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई। स्कूल का काम क्या था, स्कूल का काम था पढ़ाना। स्कूल ने नहीं पढ़ाया तो स्कूल जाने के बाद अपने टाइम वेस्ट करने के बाद आप ऑनलाइन आके पढ़ रहे हो, कितनी ज्यादा, मतलब ये बच्चे के लिए भी खराब है और उसके पेरेंट के लिए भी खराब है। पहले पेरेंट ने पैसे दिए स्कूल वालों को कि आप इनको स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती तो आप ऑनलाइन आके पढ़ते हो, यहां भी पैसे देते हो, यहां भी समय लगाते हो। क्या बोलूं अब मैं, मेरे हाथ में हो तो सबसे पहले भारत के सारे स्कूल अच्छे कर दूं मैं। जब स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो शाम को आप कोचिंग करोगे, कोचिंग नहीं करोगे, शाम को आप क्या करोगे, क्रिकेट खेलोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, अपना एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करोगे, यू विल डू दैट, राइट।
एजुकेशन सिस्टम की गलती है, और उसमें भी क्या है, स्कूल्स की गलती है। अगर स्कूल्स रेक्टिफाई कर दें सारी चीजें, अच्छे टीचर्स अपॉइंट कर दें, बढ़िया से पढ़ाई हो, तो आप शाम को आके थोड़ी ट्यूशन पे पढ़ोगे। शाम को जाके आप आराम से क्या करोगे, गिटार बजाओगे, कोडिंग करोगे, एप्स बनाओगे, मिसाइल्स बनाओगे भारत देश के लिए। हम मिसाइल क्यों नहीं बना पाते, हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं एडवांस है? क्योंकि हमारा पूरा समय जाता है पढ़ाई करने में। मैं समझता हूं, बट क्या करूं, मैं भी इस चीज का हिस्सा हूं, कुछ नहीं कर सकता। दिल पर मत लेना, मैं थोड़ा सच ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूं। और जिस दिन आपके देश के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बच्चा कोचिंग में नहीं आएगा, और नहीं आना भी नहीं चाहिए। एक ही चीज पढ़ने के लिए पहले स्कूल जाओ, फिर कोचिंग पे पढ़ो। क्या बात है यार, क्या कर रहे हैं हम, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, सोचना पड़ेगा हमें। मतलब आप 8 घंटे स्कूल में टाइम वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप 4 घंटे आगे कोचिंग में पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे 8 घंटे क्या करा, डांस क्या किया था, डांस। आपकी गलती थोड़ी है, स्कूल की गलती है। अगर स्कूल में अच्छा टीचर होता तो आप यहां आते ही नहीं। क्या स्कूल के टीचर्स की गलती? नहीं, उनको इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो भी एफर्ट नहीं मारना चाहते, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलता। ठीक है, समझ गए? चलिए, आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान आपको देते हैं। तुम्हारे धर्म और कर्म के बीच में कोई भी आए तो उसे अपने जीवन से हटा दो। यहां पे धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, यानी कि सनातन की या इस्लाम की, या धर्म का मतलब है सही का रास्ता। अगर आप सही के रास्ते पे हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, इन दोनों के बीच में अगर कोई आपकी लाइफ में, उसे भगा दो। आपका कर्म क्या है, भी पढ़ाई करना, उसके बीच में कोई आ रहा है उसको हटा दो, ब्लॉक मार दो, रिमूव कर दो अपने जीवन से। आपका धर्म है सही का रास्ता, सही के रास्ते पे चलो आप, कोई भी बीच में हटा दो। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें करना, और आपके इन दोनों चीजों के बीच में, आपके धर्म और कर्म के बीच में कोई भी आए उसे भगा दो। जैसे मेरा कर्म है पढ़ाना, मेरा धर्म क्या है, सही का रास्ता। इनके बीच में कोई भी आएगा तो मैं उस इंसान को टॉलरेट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको भी यही करना है। चलिए, अब आपके प्यारे सुनील भैया कह रहे हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं कि आपके सुनील भैया साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है, टेंशन मत लो, साथ है, खत्म करेंगे चीजों को जल्दी से जल्दी। अगली क्लास को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ठीक है, तैयार रह के आना। आज तुमने चलो मान लो कुछ नहीं खाया, अगली क्लास में खा पी कर आना, साथ में कुछ नाश्ता लेकर बैठना, और फिर क्लास को थोड़ा लंबा खींचेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, प्लीज प्लीज कुछ खाकर आना या साथ में लेकर बैठना, और फिर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज तुम्हारी दिक्कत है, मैं समझता हूं, कल मत करना ये चीज, है ना। चलो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।